हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। याद होना चाहिए क्लास 9th में भी हमने रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी है हम लोग। इनका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देखें कि कैसे नंबर लाइन पे हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत सी इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक देख लिखे हैं। तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि वैसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और यहाँ पर ये जो p और q क्या होंगे जी, इंटीजर होंगे। p और q क्या होंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2/3 लिखूँ तो देखो, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। दैट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। -1/5 ये भी रेशनल नंबर है। मैं जीरो लिख देता हूँ, फ्रैक्शन में यहाँ 1 है ना छिपा हुआ, है ना, तो इसका मतलब जीरो भी क्या है, एक आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। ठीक है, ऐसे अगर मैं 5 लिख दूँ तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्लास 9th में देखे हुए थे कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर समझ गए। और हमने ये भी देखा हुआ था क्लास 9th में है कि रेशनल नंबर जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वह टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो 1/8 है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका देखिए, 8 से ले जाते हैं यहाँ 1 को, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 1 टाइम्स में आपका 8 आ जाएगा, 2 आएगा, फिर 0, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2 जा 16, और फिर आपका 4 0 8 5 जा 40। तो डेसिमल के कुछ प्लेस तक जाकर ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं जी, टर्मिनेटिंग। अब वही अगर मैं बात करूँ 1/3 की, तो डिवाइड करते जाओ 3 से 1, 0.0 आपका क्या हो जाएगा जी, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, है ना, 3 3 जा 9 1 0, ऐसे कर लगाते जाओगे, और ये कहाँ तक चलते जाएगा, ऐसे 3 3 3 3 बार बार रिपीट करेगा, है ना। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कट नहीं रहा है कभी भी, और उसके बाद ये रिपीट कर रहा है बार बार। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो ऐसे जैसे मैं लिखता हूँ 4/6, ये नंबर मैंने लिख दिया 4/6। आप कहोगे सर ये एक रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है, लेकिन जब इसे आप काटेंगे ना तो ये 2/3 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये 4/6 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे वह 2/3 है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि ये p और q, इन दोनों का HCF जो हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, है ना, या आप कह सकते हैं कि आप HCF की बात करें तो ये हमेशा 1 रहेगा। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, यानी कि ये दोनों सिर्फ 1 से कट सकते हैं और किसी नंबर से नहीं कट सकते। यानी कहना मतलब रेशनल नंबर का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा, है ना, अब वो टर्मिनेट होगा तो सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। कहना मतलब कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो उस तरह के रेशनल नंबर के जो फॉर्म होंगे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं रेशनल नंबर का, समझ गए ना। यानी कि ऊपर और नीचे जो हो कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उसके अलावा और कुछ ना हो। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को कि ये रेशनल नंबर p बाई क्यू, q not equal to 0 and p और q are belongs to integer is said to be in standard form if p and q have no common factor except 1, यानी 1 को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। डेट इज, यानी कि इफ इसका क्या होना चाहिए, HCF 1 के इक्वल होना चाहिए। तो उस तरह के रेशनल नंबर क्या कहलाएंगे, वो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए
अच्छा, वैसे ही हमने इरेशनल नंबर के बारे में भी क्लास 9 में पढ़ा है कि वैसे कह सकते हैं वैसे रियल नंबर जिसे p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में जहां p और q क्या है, इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, उसे नहीं लिखा जा सके। ऐसे रियल नंबर जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल 0, तो उस तरह के नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ √2, तो आपका होगा कि सर इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो ये √2 इंटीजर तो है नहीं, 1 इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। √3 -1/√5 है ना, 2/√3 है ना, √2/3, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। मैं यहाँ पे आप ये भी प्रॉपर्टीज पर हैं कि इरेशनल और इरेशनल का सम जो होगा वो भी इरेशनल होता है, ऐसा आप लोग प्रॉपर्टी, इनका प्रोडक्ट जो होगा रेशनल इरेशनल का वो भी इरेशनल होता है। सारी प्रॉपर्टी हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करें इसके डेसिमल एक्सपेंशन की, तो ये जो इरेशनल होंगे ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, ना टर्मिनेटिंग होते हैं एंड ना ही रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, ना टर्मिनेट होंगे और ना कभी कटेंगे। जैसे √2 की वैल्यू की बात करें तो √2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो आप पढ़े हुए हैं क्लास 8 में कि ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से 2 पेयर में 0 ऐसे दे देते हैं, ठीक है, और इन पे बार ऐसे लगाकर और डिवाइड करना शुरू करते हैं, याद है हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये डायरेक्ट इसके √2 की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट अगर √2 की वैल्यू निकालूं जैसे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो हो जाएगा √2 का वैल्यू, मैं कैलकुलेटर से यूज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 1.4142135623 ऐसे करके आएगा। तो देखो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं, इसमें देखिए 4 के बाद यहाँ 1 आ गया है, रिपीट नहीं कर रहा, 4 के बाद यहाँ 2 आ गया है, देख रहे हैं ना, है ना, या देखो 1 के बाद यहाँ 4 है, 1 के बाद यहाँ 3 है कि नहीं, है कि नहीं, देख रहे हैं ना, तो ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कुछ कोई भी डिजिट आ जा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, नॉन, देखो यहाँ 2 के बाद 1 है, यहाँ 2 के बाद 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा। तो इरेशनल नंबर का हम लोग यही जानते हैं फॉर्म कि वो ना कभी कटेगा और ना कभी रिपीट करता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक कह सकते हैं थ्योरम देखते हैं जिसका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इस थ्योरम का यूज करके ना हम लोग इरेशनल नंबर जो होंगे उनका प्रूफ देखेंगे, यानी कि कोई नंबर इरेशनल है तो उसका प्रूफ हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज करके देखने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट जरूरी है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड p इज अ प्राइम नंबर, b क्या है, प्राइम नंबर है, विच डिवाइड्स a स्क्वायर। कह रहा है कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p क्या है, कोई प्राइम नंबर है, और p प्राइम नंबर जो है यह a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। तो जब अगर प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो वो प्राइम नंबर p a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि अगर p a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड कर देगा। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास सेंस दिया है कि a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो लिख देते हैं कि a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जो प्राइम नंबर p है क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, एंड प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा समझिए यहाँ पर, अच्छा समझो यहाँ पे p a क्या है, पॉजिटिव कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर आपका कहाँ से शुरू होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सब है, समझिए। और a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब सुनिए, और p क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में
सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, फिर उससे बड़ा 3, 5 ये सब होंगे, समझ रहे ना। तो जब ये p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो अगर यहां देखिए 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1 को इस प्राइम नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, यानी कि 1 तो वह a का वैल्यू नहीं हो सकता है, a 1 नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को इसमें से कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अच्छा 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 को ये 2 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब ये 2 हो सकता है। आगे 3 भी हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि एक a का वैल्यू 1 को छोड़कर कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं therefore a is a positive integer greater than किससे, 1 से, ग्रेटर देन 1, समझ गया ना। 1 से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर हो सकता है, ए का वैल्यू 1 से कोई भी बड़ा इंटीजर हो सकता है, ठीक है, 1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, a कैन बी, जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर a है, a कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of प्राइम नंबर्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग ये नहीं पढ़े जी कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को, यानी कह सकते उसमें हम लोग लिखते थे कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, किस में, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, याद है। तो हम लोग मान लेते हैं कि a जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 से बड़ा, और इसका प्राइम फैक्टर करने पर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें क्या क्या आ रहा है, मान लो प्राइम नंबर p1 आ रहा है इंटू दूसरा प्राइम नंबर p2 आ रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि a का हम लोग प्राइम फैक्टर कर रहे हैं और यहाँ p1 p2 ऐसे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग इसको a इक्वल टू में p1 p2 p3 ऐसे करके कहाँ तक, जहाँ तक आपके पास प्राइम नंबर्स है उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर लिख देते हैं, वेयर p1 p2 p3 ये सब क्या है, pn तक ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्राइम नंबर्स, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है। अच्छा, हमारे पास ऊपर क्या कह रहा है कि a स्क्वायर को p डिवाइड करता है, तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ, इंटू pn का स्क्वायर। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, क्योंकि यहाँ यहाँ देखिए जो प्रूफ दिया है ना, इसमें हमें जरूरत है स्क्वायर करने की। तो इसका मतलब यह हुआ, आपके स्टेटमेंट के अनुसार कह रहा है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब इस पूरे को डिवाइड करेगा, क्योंकि a स्क्वायर का ही ना वैल्यू है वो। देयरफॉर p डिवाइड्स p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 इंटू pn का स्क्वायर, इसको डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये भी पढ़े थे कि जो आपका a स्क्वायर है जो कंपोजिट नंबर होगा, कि इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ, याद है, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक
अरिथमेटिक कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सा है कंपोजिट नंबर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of positive integers power of prime numbers एंड जो पॉजिटिव पावर आएगा वो यूनिक भी होगा, ये भी पढ़े थे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, है ना, यूनिक होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर क्या था जी कि P डिवाइड्स P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, कहाँ तक था Pn स्क्वायर। यहाँ से भी ये कंक्लूजन निकलता है कि हम लोग किसी भी कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉजिटिव पावर ऑफ, तो ये पॉजिटिव पावर के रूप में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो P है इसी में से कोई एक होगा, P1 P2 P3 में से। इसका मतलब यही ना हुआ कि P इज वन ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3, क्योंकि पूरे इस ए स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा है तो और उसका प्राइम फैक्टर लिखा है, इसका मतलब यह है ये प्राइम है ही, तो ये P जो होगा इसी में से कोई एक होगा ना जी, इसी में से कोई एक होगा। तो इसी में से जब कोई एक होगा तो इसका मतलब ये P जो हुआ इस पूरे का फैक्टर हुआ, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी, P इज अ फैक्टर ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। तो इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं कि P इज अ फैक्टर ऑफ A, क्योंकि ये A को ही ना ऐसे एक्सप्रेस किए थे तो A का वैल्यू है तो उसको A भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब P A का फैक्टर है तो P जब A का फैक्टर है तो P A को डिवाइड करेगा, इसका मतलब P डिवाइड्स A। तो हमने यहाँ पे इस थ्योरम में क्या देखा कि अगर कोई प्राइम नंबर कंप्लीटली किसी कंपोजिट नंबर या फिर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जब डिवाइड कर रहा है यहाँ पे हमें इंटीजर मिलेगा पॉजिटिव, तो जब डिवाइड कर दे रहा है इसका मतलब वो P A को भी डिवाइड करेगा, समझ गए ना। जब उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, हमने यहाँ पे ये सीखा। अब इसी पर हम लोग एक प्रूफ देखते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, तो कैसे है। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल है, हम लोग ये प्रूफ करके देखते हैं। अभी जो थ्योरम देखे हैं ना उसी के हेल्प से, ठीक है। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि √5 इरेशनल नहीं रेशनल है ना। लेट √5 इज रेशनल नंबर। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ इट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल है। तो हम लिख सकते हैं कि बाई definition of रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डेफिनेशन से क्या कह सकते हैं, है ना। तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन से कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग रेशनल नंबर के डेफिनेशन से यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू में मान लीजिए A/B, यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर A and B
बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर a और b हम लोग मान लिए कि इंटीजर है और b 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हो गया, और ये रेशनल नंबर है, और ये हम √5 को भी रेशनल ही माने हैं, तो ये √5 रेशनल है, ये रेशनल, तो दोनों रेशनल एक दूसरे के इक्वल हो गया। और ये जो a बाई बी है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं कि a एंड b हैव एनी कॉमन फैक्टर other than no any common factor other than 1, यानी a और b में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर लिखे हैं, ये रेशनल नंबर का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये रेशनल नंबर का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग स्क्वायर करते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करिए, तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा a बाई बी का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ये 5 और इक्वल टू में a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा यहाँ समझना है, ध्यान से समझिए। यहाँ अगर हम लोग 5 को a स्क्वायर बाई 5 लिखे, 5 को a स्क्वायर बाई 5 लिखे, 5 को a स्क्वायर बाई ऐसे लिख दे, यानी कि b स्क्वायर बराबर इक्वल में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाई 5, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो जब यहां ध्यान दो, a क्या था? a आपका कोई इंटीजर था, a कोई इंटीजर था। अब इस इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर आएगा, और उस इंटीजर में जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 से डिवाइड करने पे क्या निकल रहा है? b का स्क्वायर मिल रहा है हमें, b का स्क्वायर मिल रहा है। तो b इंटीजर था, यानी कि इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होगा। तो जब a स्क्वायर में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें एक इंटीजर मिल रहा है। a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब a स्क्वायर में 5 से डिवाइड कर रहे हो, हमें इंटीजर मिल रहा है, तो a स्क्वायर को 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है। जब a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पीछे अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 5 डिवाइड्स a, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, लेट हम लोग यहाँ पे लेट सपोज कर लेते हैं कि अब a जो है वह 5c के इक्वल है, a 5c के इक्वल है, वेयर c बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि a को 5c आपने कैसे माना सर? देखिए, जब a को 5 डिवाइड कर रहा है, a को 5 जब डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि a के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है। इसका मतलब a जो है वह 5 इंटू सी लिखने से यहां से ये पता चल रहा है कि a 5 से डिविजिबल है। a इक्वल टू 5 से लिखने का मतलब क्या है कि a 5 से डिविजिबल है, और c क्या है? यहाँ पे कोई इंटीजर हो सकता है, समझ गए ना? तो जब a 5 से डिविजिबल है, तो a इक्वल टू 5 से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? a का वैल्यू रख दो, 5c का स्क्वायर और बाई में 5, तो b स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 25c स्क्वायर बाई 5, कट जाएगा 5, b स्क्वायर इक्वल टू में 5c स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नहीं कि b स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर। तो जब b स्क्वायर में 5 से डिवाइड करने पे, यानी कि इंटीजर b इंटीजर है और b का स्क्वायर भी इंटीजर है, तो इसमें जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें c स्क्वायर यानी कि इंटीजर ही मिल रहा है। तो जब b स्क्वायर में 5 से डिवाइड करते हैं, इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब कि b स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है उसका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो जब 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 b को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स b।
तो ऊपर हमने देखा कि ए और बी में कॉमन फैक्टर जो था वो 1 था, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ए 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इट follows that A and B have a common factor, common factor 5। A एंड B में क्या है, एक कॉमन फैक्टर हमें 5 दिख रहा है। लेकिन हम लोग ऊपर क्या देखे थे कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कि आपके दिस contradicts our assumption, हमारा ऊपर जो सोचना था, that मानना that A and B have no common factor other than 1। इससे क्या निकलता है कि thus our assumption that root 5 is a rational number, root 5 is a rational number is false। रूट 5 रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो इसका मतलब इरेशनल है। तो हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 हमने क्या दिखाया कि इरेशनल नंबर है, समझ गए। तो इसी तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते। आज की क्लास में इतना ही।